जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे शॉक लगा। बोल में चाबियां डाल दी, चाबी बदल दी, बीवी बदल दी, गाड़ी के रंग से बीवी बदल जाती है एलीट क्लास में। बीवी बदलने का शौक हो गया इनको भी। लगता है ये एलीट स्टैंडर्ड है, इसमें इनकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, लेकिन इसमें आदमी जो है वो ये कॉल लेता है कि चलो कुछ फन करते हैं टाइप्स। अब पता लगता है कि ये भी एक चीज़ है, इसमें इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। धीरे धीरे करके अपनी बीवी को मनाते हैं, फिर बीवी कई बार नहीं मानती है तो पति नाराज़ हो जाता है कि ऐसे थोड़ी होता है, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तू और मैं खुश रहेंगे हमेशा। हमारे घर के अंदर ये एक रिश्ता अच्छा मजबूत हो जाता है। लोग ऐसा करते हैं, उनकी थोड़ी ना कुछ हो जाता है। इतने अच्छे घर के लोग भी हैं जो कर रहे हैं, हम भी तो उन्हीं वैसे अच्छे घर के लोग हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी भी तो बीवी आ रही है, वो कैसे हाँ कर देते हैं? फिर वो आदत में शुमार हो जाता है। फिर आपके लिए तो ऐसे होता है कि भाई रोज़ ये नशा है उनके लिए, गंदा नशा। बहुत आपको मुश्किलें भी आई होंगी, कई बार आपको लगा होगा कि यार अब तो फंस गए, अब गए, ऐसा भी कुछ हुआ? किसी बच्ची थी मैं, तो फिर मैंने कहा अब चल भी पा नहीं रही थी, कभी लुढ़क रही थी, कभी इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो जब मैं मिलने के लिए गई उस कपल से कि भाई मैं भी एक मतलब समझ रही हूँ क्या होती है वाइफ स्वैपिंग। अब जब मैं सोनीपत गई तो लगा कि झटका, कोई प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए जा रहा हो ऑलमोस्ट, लेकिन ये खानदानी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो संस्कारी लोग हैं, जो इस देश को संस्कार की दिशा दिखाते हैं। एक जो पत्नी थी, फिर उसका मन ये हुआ कि नहीं जी अब तो इसी के साथ रहेंगे। अब उसके बाद फिर दूसरा पति वो थाने पहुंच गया कि जी ये मेरी पत्नी को मुझे इससे वापस दिलवाओ, ये ले लिया। तब वो मामला खुलकर आया। ग्रुप्स बने हुए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे काम चल रहा है। हजारों, मैंने तो कुछ का जिक्र किया है, हजारों हैं, और हजारों में क्या सब अपनी मर्जी से शादी होंगी? और मैं हमेशा भाई भाई करके अपनी इज्जत बचा के लौटती हूँ, सामने वाले को पैर पकड़ लेती हूँ। एक बार तो इतना अच्छा एक आदमी मिला, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया कि नहीं नहीं तुम प्लीज़ बैठो, कुछ नहीं। उनको प्योर वेजिटेरियन कपल चाहिए, जैसे कि लड़की के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, मैट्रिमोनियल समझा उन्होंने। वाइफ स्वैपिंग पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की थी इसमें। मतलब इसमें ये भी चैलेंज होगा कि यार ये पता ना चले, किसी को पता ना चले, सरकार के प्रशासन को पता ना चले, ये भी बड़ा छुप के करना पड़ता होगा इसे। उन्होंने ऑफर किया था, कितना था, 25 लाख रुपए ऑफर किया। जीके के पॉश एरिया में एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था माइनर गर्ल्स का। लोग रिलेशनशिप में एडवेंचर पा रहे हैं, उसे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लोग सोचते चलिए करते हैं। अलवर वाली स्टोरी तो वो महिला बड़ी खतरनाक थी, आगे पल्लू उतार के जो बात करना शुरू कर रही है, उसके बाद तो परखच्चे हो जाते हैं, जैसे किसी ने मिसाइल गिरा दी है। अंदर इनका कितना याराना है कि इतनी बीवी बदल दी, पर सोसाइटी में बाहर निकले तो एक दूसरे को हेलो हाई नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। मतलब ये ट्राउजर पहना हुआ है मैंने, ये उनकी नज़र में गलत है, और भाई साहब वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं, घर में अपनी 7 महीने प्रेग्नेंट बीवी को लेकर के जाने को तैयार है वो शॉपिंग के लिए। अपनी बीवी को एक जिस्म की मंडी में ले जाकर बिना कीमत लगाए उसे बेच रहा है। नमस्कार। वाइफ स्वैपिंग, यह शब्द सुनते ही आपके जहन में क्या आया? पश्चिम के कुछ देश? लेकिन अगर ये आप सोच रहे हैं तो जो अब आगे इस पर चर्चा करेंगे और जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर हो सकता है कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाए। वाइफ स्वैपिंग अब सिर्फ पश्चिम के देशों तक सीमित नहीं रही है, भारत में एक संगठित कारोबार की तरह चल रही है। ये अगर मैं कहूँ तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और ये कोई मैं आपको काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ या किसी फिल्म की स्टोरी भी नहीं बता रहा हूँ। ये स्टोरी या ये कहानी, जिसको मैं कहानी का नाम दे रहा हूँ, ये हुई घटनाएं हैं जिसे एक दस्तावेज़ के तौर पर दर्ज किया है इस देश की एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, और उसे बुक की शक्ल दी है। और उस बुक में उन सारे वृत्तांतों का उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे इस देश में वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ चल रही है, और न सिर्फ चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, और उसको एक संगठित रूप देने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए विनीता यादव जी हैं। बहुत बहुत आभार विनीता जी, आपने समय दिया स्वागत के साथ कि आप आई और इस विषय पर बात करने के लिए हमें समय दिया आपने। ये किताब है आपकी। दरअसल वाइफ स्वैपिंग शब्द से हमें उतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि
भारत देश में एलिट क्लास में ऐसा हमने सुना था कि ये चीज़ें चलती है। सेना के बारे में, चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हमने सुना था कि सेना के कुछ उच्च अधिकारी इस तरह की चीज़ें भाई रिपोर्ट आई थी। या बॉलीवुड में ये आम है कि भाई एक गुल्लक में हमने एक कटोरे में चाबियाँ डाल दी, कार की चाबी हमने उठा ली और ये सब। लेकिन नीचे का जो आपका है कि भारत के गाँवों की असल रिपोर्ट, जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे शॉक लगा। तो ये किताब लिखने की का आइडिया कहाँ से आया विनीता जी आपके पास? इस किताब में दरअसल क्या है कि वाइफ स्वैपिंग जो शब्द है, जी। आपने ठीक कहा कि ये एलीट क्लास में होना, कई बार सुनते थे कि सेना में होना, बोल में चाबियां डाल दी, चाबी बदल दी, बीवी बदल दी। अभी तो मैंने सुना है कि एक ट्रेंड है कि गाड़ी के रंग से बीवी बदल जाती है एलीट क्लास में। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये चाबी डालते हैं ना, इनके पास गाड़ी है ऐसी बड़ी कि उसके रंग से बीवी बदल देंगे, पर बीवी बदलने का शौक हो गया इनको भी, क्योंकि इनको लगता है ये एलीट स्टैंडर्ड है, इसमें इनकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। लेकिन इसमें आदमी जो है वो ये कॉल लेता है। अब ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रही, मैंने समाज के अलग अलग ऐसी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। मैं खुद शूट करने जाती थी, पूरा वर्क करती थी, ऑपरेशन कश्मीर कहो या बाबाओं पे कहो, या प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स को बस्ट करना हो, या पुलिस वालों को मतलब जैसे कहते हैं ना एक्सपोज करना हो, सब चीज़ें की। तो ये वाली स्टोरी जब मेरे सामने आई तो मुझे भी मालूम नहीं था वाइफ स्वैपिंग शब्द होता क्या है। तो जब मैंने पूछा, ये बात कब की है? ये 2005 की। 2005। मैं इसलिए इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ ताकि दर्शक समझ सके कि अभी की बात नहीं है। ये 2005 को इस देश में ये होता था। हाँ, तो इस पर 5 के एंड के आसपास में आप मान के चलिए कि जब ये इस पर हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि जो मेरे बॉस थे उस वक्त अजित शाही, अभी वो वॉशिंगटन में हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम के से वाकिफ़ हैं आप। तो उनको काफ़ी ब्रेनी बोला जाता है हमेशा, कुछ अलग ही सनक से काम करते हैं वो। ये बात मैं बोल रही हूँ क्लियरली, और वो ये जानते हैं कि मैं समझती हूँ, और सब उनको ऐसा समझते हैं। ये भी सच है, क्योंकि वो अलग ही हैं इस मामले में, नो डाउट। तो ऐसा नहीं कि उनकी तारीफ़ करके हमें कुछ आज मिलने वाला है, वो तो यूएस में बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक जहन है, और उन्होंने हमें बोला कि भाई आप एक ऐसी स्टोरी करके लाइए जो कि होश उड़ा दे। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, मेरे सोर्स से पता किया, इधर उधर की स्टोरी, बोले अरे ये सब तो ठीक है। जब मैंने वाइफ स्वैपिंग शब्द सुना, उनको जाके बताया, बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा और सर्च करो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने एक कपल से मिलने का प्लान बनाया नोएडा में। तो क्या था, स्टोरी को फुल अप्रूवल लेने से पहले बॉस को बताना था कि ये कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो नोएडा में ऑफिस था यहीं पर फिल्म सिटी में। तो मैंने बोला सर, सॉरी अजित बोलते थे हम उन्हें, तो मैंने कहा अजित, आई हैव प्लान्ड वन कपल टू मीट, और आप चाहें तो आप साथ चल के देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो बोले चलो मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमारे बॉस हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर जहन पे एक प्रेशर रहता है कि स्टोरी जो है लेफ्ट राइट ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल को 1 मिनट लगेगा कह देंगे ड्रॉप। तो मैंने कहा हे भगवान, स्टोरी अच्छी रहनी चाहिए। तो साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ी सी उम्र दराज दिखने की कोशिश की, तब आई वॉज इन माई 20s। बिल्कुल। तो छोटी सी बच्ची थी मैं, तो फिर मैंने कहा, और चल भी पा नहीं रही थी, कभी लुढ़क रही थी, कभी इधर जा रही थी उधर जा रही थी, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो। जब मैं मिलने के लिए गई उस कपल से कि भाई मैं भी एक मतलब समझ रही हूँ क्या होती है वाइफ स्वैपिंग। हालांकि उस मीटिंग में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, अजित बात कर रहे थे उन दोनों से, हस्बैंड वाइफ से। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें बड़ी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे सवाल किए उस पति पत्नी से। पति पत्नी को नहीं पता था ये सामने जो बैठा है ये एक चैनल का हेड है, और मैं जो बैठी हूँ वो एक पत्रकार हूँ, उनके अंडर इस स्टोरी पर काम कर रही हूँ। तो वो अपने सारे सवाल उन्होंने पूछे, उनको तसल्ली हो गई। अब उनको लगा बस अब विनीता तो आगे कर ही लेगी स्टोरी। तो जब मैं वापस वहाँ से निकलने लगी, मैंने कहा जित व्हाट डू यू से ऑन दिस स्टोरी? देन वो कहते करो तुम इस स्टोरी को, बहुत शानदार है, बहुत शानदार स्टोरी है, तुम इसके लगो इसके पीछे। अब करते करते अचानक एक दिन मुझे पता चलता है मेरे सोर्स से कि एक कपल है अलवर में, और तुम उनसे बात करो, उनसे मिलो, बड़े वो कई लोगों से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा अलवर में? तो फिर उन्होंने बोला अलवर वाले से बात हुई, तो मैंने उनको मिलने के लिए कहा, उन्होंने सीधा मिलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बोला कि आप सोनीपत में एक कपल है, आप उनको मिलो जाके। तो वो शायद ये देखना चाह रहे थे कि हम कितने जेन्युइन हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार करके नहीं मिल रहे थे, हम तो अलग अलग रोल प्ले करते थे। तो
हमने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। जैसे सोनीपत में बात हुआ तो मैंने पूरा वृत्तांत इसमें लिखा है कि उस महिला से जब मेरी बात हुई तो क्या हुआ। अब जब मैं सोनीपत गई तो लगा कि झटका, अरे बाप रे। मैंने कहा ये कस्बे जैसी जगह है, गांव जैसी जगह है, भैंसें बंधी हुई हैं, गोबर पड़ा हुआ है, घाघरा में पहन के औरतें बैठी हैं चारपाई पे, और मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और वो आदमी जिसके घर पे मिलने जा रहे हैं, जिसके पीछे पीछे स्कूटर के हम चल रहे हैं, वो भाई किसी को बताना ही नहीं चाहता कि हमें जानता तक है, क्योंकि उसकी नज़र में तुम पत्रकार नहीं है, उसकी नज़र में तुम वाइफ स्वैपिंग क्लब का हिस्सा है। फिर खुद को सुरक्षित रखना था तो मैं खुद को वाइफ स्वैपिंग क्लब की ऑर्गेनाइज़र बना के मिली। अच्छा, कि मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऐसा करके आप हमें 3,000 रुपये दीजिए, हम दूसरे मेंबर से आपको मिलाएंगे, कपल से मिलाएंगे। एक कपल मैंने अपने ऑफिस का ही बना लिया था झूठा, तो उनको कहानी वानी बताई पूरी। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं सच बताऊँ, एक फिल्म डायरेक्टर की तरह। तुम्हारी शादी तब हुई है, तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारी बीवी ने बोला कि वो बोर हो रही है लाइफ में, तो कुछ नयापन चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि पति शुरुआत कर रहे हैं, मुझे क्या पता था कौन शुरू कर रहा है। तो मैंने कहा, बीवी ने बोला, फिर पति ने बोला हाँ ठीक है, ऐसे करके मैंने थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, फट्टे मारना, कहानी बना दी। और उनको बोला कि चलो ये चलते कहानी करने। जब हम उनके पास गए तो हमें पता चलता है कि औरत इनिशिएट नहीं करती है, आदमी इनिशिएट कर रहा है। सारी जगह आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी को मैं लेकर के जा रहा हूँ। क्यों लेकर के जा रहा हूँ? कहीं उसको अपना स्वार्थ क्लियर है, वो बता रहा है, कहीं वो बीवी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है कि मेरी बीवी को चाहिए। कुल मिलाकर के बीवी जा रही है दूसरे के कमरे में। और ये बातें ऐसी थी जैसे कि, जिसे कहते हैं ना कि बस आप ये समझिए कि कोई प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए जा रहा हो ऑलमोस्ट, लेकिन ये खानदानी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो संस्कारी लोग हैं, जो इस देश को संस्कार की दिशा दिखाते हैं। जैसे कि भगवान राम के ज़माने में एक धोबी ने आके कहा सीता जी के बारे में, अब वो धोबी का कैरेक्टर चेक कर लिया जाए। सीता जी के लिए तो बोल के चला गया, उसका कैरेक्टर चेक कर लिया जाए। ऐसे ही लोग हैं ये, जो दूसरों पर ये कहते हैं ओ माय गॉड वो क्या कर रहा है, खुद करते हैं सब। ये वही तो समाज के ठेकेदार है। आज तक मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, एक बात बता दीजिए सुनील जी, कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो जिसने कहा ये वाइफ स्वैपिंग कर रहा है? कोई बोलता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि नंबर तेजी से बढ़ रहा है इसका। ये तो 2005 की आप बात बता रही है, और मुझे लगता है कि अभी ये तो जैसे हम पढ़ते सुनते हैं कि एक संगठित गिरोह की तरह एक काम होने लगा है, क्लब्स बनने लगे हैं, और सोशल मीडिया पर बाकायदा उसके मतलब मेंबरशिप लेने के लिए आप इनिशिएट करिए, आपको मेंबरशिप ग्रुप्स बने हुए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे काम चल रहा है। मतलब मैं तो हैरान हूँ, वो 20 साल और आज में अगर ये गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो कितनी बीवियां इस्तेमाल हो रही हैं? हजारों। मैंने तो कुछ का जिक्र किया है, हजारों हैं। और हजारों में क्या सब अपनी मर्जी से जा रही होंगी? नहीं, उसमें मैं आपकी पढ़ रहा था बुक, तो इसमें तो एक किस्सा जो आपने जिक्र किया है कि एक महिला थी, वो गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, और कि प्लीज मुझे कोई टच मत करिए। हाँ, जुहू रहती थी वो, जुहू मिली थी मुझे। जी जी, जुहू नहीं रहती थी वो, जुहू मिलने आई थी। तो वो महिला ने बेसिकली वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसका पति चाहता था। पति भी देखने में बड़ा शरीफ लग रहा था, पर किसके जहन में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? जब उस औरत ने सारी बात बताई, सारी बात सामने रख दी, और लिटरली गिड़गिड़ा रही है, कह रही कि मैं, ये आदमी मुझे हर बार कहीं ना कहीं ले जाता है, और मैं हमेशा भाई भाई करके अपनी इज्जत बचा के लौटती हूँ, सामने वाले को पैर पकड़ लेती हूँ। एक बार तो इतना अच्छा एक आदमी मिला, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया कि नहीं नहीं तुम प्लीज़ बैठी रहो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई वो प्रोस्टिट्यूशन करा रहा है क्या बीवी से? नहीं, उसके बदले में दूसरे की बीवी उसको चाहिए। ऐसी क्या बात है? तुमको ज़रूरत है तो बीवी को कुर्बान क्यों कर रहे हो? हाँ, अब तो सरकार ने लीगलाइज कर दिया है इंडिया में एडल्ट्री में। नहीं, प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है, और एडल्ट्री इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अब वो कर दिया तो लेकिन उस वक्त में तो दिक्कतें तो थी ना, और एथिकली देखा जाए तो आज भी गलत है। बिल्कुल, वो तो गलत तो है। आपके पड़ोस में कोई लड़का रहता हो और जीबी रोड जाता हो, आप कैसे देखोगे? सरकार का कानून बनाना और समाज के ठेकेदार बनने में, दोनों में दिन रात का फर्क है, दिन रात का। कौन बोल देगा कि ये लड़का जीबी रोड जाता है? नहीं बोलेगा ना कोई भी। हाँ, वो एक ज़माने के बाद में कहानियाँ सुनाते अपने फ्रेंड्स में। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, औरत को किस तरह से देख लिया जाता है ना, ये गलत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि देखिए
हर तरह का व्यक्ति होता है, औरत भी हर तरह की है। कुछ ऐसी औरतें भी मिलेंगी इस कहानी में भी बिल्कुल हैं हम जो पति से आगे निकल गई। मेरी सिंपैथी उन औरतों के लिए है जो बोल नहीं सकती और पति की चादर में अपनी इज्जत छुपा करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं, लेकिन वो चादर के अंदर ऐसे कांटे लगे कि वो लहू लुहान हो रही है। उनका खून भी तो कोई देखेगा। तो ये आपको लगा नहीं कि जैसे ये इस दस्तावेज को आप जब सार्वजनिक करेंगे तो आपको ये नहीं लगा कि ये समाज में अगर ये चीज़ आ गई तो और इससे प्रचार हो सकता है, बढ़ सकती है बिल्कुल सही चीज़ें? कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ मेरी किताब आने से क्या प्रचार होगा बताइए इसका। ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि हजारों लोग इसमें शामिल हैं, जी ग्रुप्स बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी चल रहे जी हैं। जब मैंने किया था तब नहीं थे ये लोग। जी ये लोग जिनका मैं जिक्र मैंने किया सोशल मीडिया जानते नहीं थे, सोशल मीडिया था भी नहीं हाँ, तब। नहीं तब नहीं था बिल्कुल नहीं। और ये लोग जानते नहीं थे, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे। तो अब तो महान है लोग, अब तो पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हैं, है ना। जो साइंटिस्ट हैं वो चांद की तरफ देखते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये जो है ये महान लोग अपने तरक्की के तो रास्ते खुद खोज रहे हैं। जी तो ये बताइए विनीता जी, जब ये कर रही थी प्रचार आप- नहीं, हाँ मेरी किताब आंखें खोलने वाली है कि जो वाइफ स्वैपिंग को इंटरनली कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कि भाई आपको कोई ये देख नहीं रहा है। स्टाइल है, हाँ आपको कोई देख ये नहीं रहा। ट्रेंड है और चुपचाप देखिए आप एक अलग नेटवर्किंग कर रहे हैं या फिर अपने बिना पैसे दिए प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं कर रहे हैं और अपनी मजे भी ले रहे हैं। तो ये कोई सही नहीं है, ये महापाप है। क्योंकि आप अपने घर की उस औरत को जो आपके घर का वंश चला रही है, जो आपके बच्चे पैदा कर रही है, जो आपके घर की इज्जत बनी हुई है, आंखें खोलिए। दिस इज नॉट राइट। नहीं इसके और भी दुष्परिणाम हैं। हम बात करें तो भाई जो यौन संक्रमित रोग होते हैं वो फैल सकते हैं, पूरी आपकी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। तो इसके और भी दूसरे भी नुकसान हैं। मतलब ये तो नुकसान है ही कि आप एथिकली मॉरली आप अपनी पत्नी को, आप खुद भी, क्योंकि आप बच्चों से अपने कैसे नज़र मिलाएंगे। इसमें तो हमने एक किस्सा आपका सुना और पढ़कर मुझे बड़ा झटका लगा कि एक पति पत्नी कह रहे कि भाई नेक्स्ट में तो हम अपनी बेटी को भी इसमें शामिल करेंगे। वो भी जिक्र किया था अलवर आपने। वाला कपल जी क्या अपनी बेटी को शामिल। हम ये सोच रहे थे इस कपल के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे आपस में भी, हम लोग जो शूट करके आए इनकी बातें सुनी तो हम सोच रहे ऐसा कौन करता है, क्या ये रियल हस्बैंड वाइफ हैं? मतलब ऐसा कौन करेगा, अपनी बेटी को शामिल कौन करता है? ये चर्चा हमारी कई बार चली, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ थे, यकीन नहीं हो रहा था हमें। और उन्हीं की बेटी थी, और उनकी बेटी है, मतलब सोच का वो अपनी स्तर पूरी कितना- बात बता रहे हैं हमारी बेटी को। मतलब ये मानसिक रोगी हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं है। मुझे तो नॉर्मल नहीं लगते हैं जो अपनी बेटी को अच्छा आज की तारीख में जेफरी एप्स्टीन जैसे केसेस सामने आने के बाद, ठीक है, जिसमें कोई एक बड़ा उद्योगपति, बड़े लोग अगर उनको ये कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है ना, तो क्या ही कहा जाएगा इस समाज के बारे में? कैसा समाज है ये? सवाल यही है, ये कैसा समाज है? इस समाज की ठेकेदारी सिर्फ हम लोगों ने ले रखी है क्या, जो बाकी सारे रूल फॉलो करते हैं और उसी के अंदर ही कुछ लोग बैठे हुए हैं और जो ये सब गंदगी फैला रहे हैं? समाज की ठेकेदारी का मतलब ये है कि आप कम से कम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो आने वाले वक्त में, देखिए आपने करेक्टर से करप्ट हुए तो आप हर जगह धीरे धीरे करप्ट होते चले जाते हैं, ये एक नेचर होता है। अब क्या है कि आप कई लोग करेक्टर से अच्छे होते हैं, वैसे करप्ट होते हैं। ये लोग जो हैं ये पैसों से कतई करप्ट नहीं होना चाहते, ये उल्टा है। हाँ ये तो एक मैं सुन रहा था केस की, बड़े धार्मिक टाइप के किस्म के है, और कि भाई हम प्याज भी नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, और वो ऐसे वो नहीं, वेजिटेरियन, हाँ प्योर, उनको प्योर वेजिटेरियन कपल चाहिए, जैसे कि लड़की के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, मैट्रिमोनियल समझा उन्होंने, जी 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 जी, और वो वाइफ शॉपिंग के लिए कपल मांग रहे हैं। उसमें भी शर्तें हैं। अगर वही बीवी, मैं सोचती हूँ अगर वो बीवी कह दे कि मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ के मेरे लिए दूसरा पति ढूंढो, मुझे शादी करनी, तो उस आदमी को क्या लगेगा? उसकी तो मेल ईगो को चोट लगेगी ना, तो वो तो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो यहाँ पर वो जो कर रहा है वो क्या सोच रहा है कि मैं 2 औरतें मेरे साथ हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, एक बीवी के बदले में मेरे को अलग अलग रोज नई दूसरी औरत मिल रही है बिना खर्चा किए, और देखो मैं तो क्या डिमांड में हूँ। क्या सोचता है वो, क्या जहन क्या है उसका, और किस आधार पर वो ये सोचता है अपनी बीवी को लेकर? आपने सही कहा, एक जिक्र किया कि आपने अगर वो पत्नी सोचने लगे, और ऐसा एक उत्तर प्रदेश से मामला सामने आया था, एक रिपोर्ट आई थी अगर आपको याद हो, तो वो 2 दोस्त थे, वो दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड और दोनों बाहर काम करते थे, लेकिन वो जब काम करने जाता था तो उन्होंने अपनी पत्नियों की दोस्ती एक दूसरे से करवा दी, और वो दोनों मतलब लाइक वाइफ स्वैपिंग हो गई। और एक जो पत्नी थी फिर उसका मन ये हुआ कि नहीं जी
अब तो इसी के साथ रहेंगे हम। अब उसके बाद फिर दूसरा पति वो थाने पहुंच गया कि जी ये मेरी पत्नी को मुझे इससे वापस दिलवाओ, ये ले लिया। तब वो मामला खुलकर आया था। उत्तर प्रदेश शायद बाराबंकी। अब इस पे सवाल उठता है, हाँ कितना दिलचस्प है। हाँ अब इस पे सवाल उठता है कि मेरी पत्नी को मुझे वापस दिलवाओ, हाँ और उसी पत्नी को हाँ। दूसरे के साथ में तुम सोने को तैयार हो रहे हो। हम्म, बड़े गजब मॉडर्न लोग हैं। हम्म, मुझे तो समझ में नहीं आती इनकी थ्योरी। हम्म, अब उसको अपनी पत्नी वापस चाहिए। वापस चाहिए। ये और उसके लिए दोगलापन है। और वो उसके लिए पुलिस भी पहुंच गए। उसे ये नहीं पता कि जब पुलिस के पास हम जाएंगे तो ये सब खुल जाएगा मामला। खुल जाएगा। हाँ, और उत्तर प्रदेश का मतलब देखिए, और छोटे जगह का मामला था, बहुत बड़ा वो ऐसी भी। लोकेशंस, हाँ ऐसी लोकेशंस, हल्द्वानी, रोहतक, मेरठ, अलवर, सोनीपत, ऐसी तो लोकेशंस हैं ये तो सब। ये जब आप करने निकली विनीता जी, थोड़ा सा दर्शक हमारे जानने चाहेंगे, तो बड़ा रिस्की काम था, बड़ा कि कोई, क्योंकि बहादुरी भरा काम है। जब आप निकली होंगी तो बहुत आपको मुश्किलें भी आई होंगी। कई बार आपको लगा होगा कि यार अब तो फंस गए, अब गए। ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ हाँ एडवेंचरस था। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि वाइफ स्वैपिंग पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की थी इसमें। अच्छा, हाँ, इसमें लास्ट चैप्टर में है वो। मतलब इसमें ये भी चैलेंज होगा कि यार ये पता ना चले, किसी को पता ना चले, सरकार के प्रशासन को पता ना चले, ये भी बड़ा छुप के करना पड़ता होगा ये सब। हाँ 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 हाँ, हाँ पता ना चले। नहीं, मतलब सरकार को क्या पता ना चले, बेसिकली सरकार को कहाँ क्या पता चलता है। सरकार के सामने तो कितनी बार मैंने स्टिंग किए, पुलिस आती नहीं थी, हाँ भगा देती थी लोगों को, रेड नहीं करने देती थी, हम ही नहीं करने देती थी, तो हम अपने आप पुलिस को बताए बगैर खुद चले जाते थे। हमने कहा सारी स्टोरी खराब कर देगी। हमसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करते थे ना। पुलिस तो क्या ही रोकेगी किसी जी, को, जी, पुलिस जी। कभी क्या रोकेगी। लेकिन हाँ, ये है कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होती है। तो इसमें खतरा तो नहीं, एडवेंचरस बहुत था। उम्र भी ऐसी थी कि खतरे मोल ले लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। शूट कर रहे हैं सोनीपत में, जाना है दिल्ली, कि फ़ोन ट्रैक ना हो जाए, तो निकल गए दूसरी रोड पे। वो रोड से निकलते निकलते पहुंच गए देहरादून। ऑफिस से बॉस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मेरी पूरी टीम। बॉस कह रहे हैं कि मैंने ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल करने वाला था, मेरी टीम को लोकेट करो, गायब हो गई है। अच्छा, हाँ, मतलब डर और लगा हमें हुआ फ़ोन इधर। बंद करने पड़े, क्योंकि हम फ़ोन ऑन नहीं कर सकते थे। एक रात बंद रखना पड़ा हमें फ़ोन। ओहो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो बहुत गुस्सा थे। मुझे याद है हमारे बॉस, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे तो बता सकती थी। मैंने कहा सडन सिचुएशन हो गई थी, फ़ोन ऑन रख ही नहीं सकते थे। पार्टी के बाद वो सीधा हमें ढूंढने वाले थे, कहाँ चले गए ये। क्योंकि वही मोमेंट था, 11 महीने से जिन लोगों के साथ मिल रही हूँ, घूम रही हूँ, जिनको शूट कर रही हूँ, उसके बाद में, मतलब उनको तो पता नहीं था ना मैं शूट कर रही हूँ। उसके बाद अचानक जब उनको पता चलता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो क्या अच्छा, पता होगा। चल गया था उनको? पता लगा था उनको। एक लेडी को तो माइनर हार्ट अटैक आ गया था। ओह। हाँ, हाँ, कि मतलब अब तो यार एक ने संस्कार। चिट्ठी लिख दी कि भाई हम तुम्हारा नाम लिख करके सुसाइड कर लेंगे। वो नाम तो जानते नहीं थे, फ़ोन नंबर लिख के सुसाइड कर लेंगे। तो लोग डर गए थे। देखिए क्या है ना, ये लोग नॉर्मल आदमी से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये बहुत संस्कारी लोग हैं। ये लोग क्या करते पर्दा उठ गया है भाई नाटक पर्दा से। नहीं, पर्दा नहीं उठने देंगे ये कभी। हाँ, नहीं, उनको लगा कि अब पर्दा उठ गया नाटक से। ये उठने नहीं देंगे, हाँ। उठने देंगे ही नहीं। आप ये समझिए, मर जाएंगे। तो ऐसा भी हुआ कि ये कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। कुछ आपको कहा हो कि यार कोई नहीं यार, इसको दबा दो, पैसे ले लो। हाँ हाँ, ये हुआ। हुआ अच्छा। उस जमाने में। सोचिए कितना, हाँ 2006 का तब स्टोरी कंप्लीट होने का। हाँ, हो गई थी। हाँ, 5 में हुई थी, 6 में शुरुआत के दौर की बात है। तो इन्होंने ऑफर किया था, कितना था, 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। ओहो, एक कपल नहीं? मतलब ये सब लोग, अच्छा, भाई लोगों ने सब मिलके जोड़ा तोड़ा होगा। हाँ। तो हमको बताया गया कि ये आपको पैसे वैसे देके 25 लाख का रखा है, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और हो सकता है कि 2 ही चीज़ें हैं उसमें। मतलब मैंने कहा, हमें बड़ी हंसी आती थी जब कोई हमें पैसे ऑफर करता था, हम हंसने लगते थे। मैं कई कॉलेजेस वगैरह भी हमने उनकी वो दिखाई है नाकामियाँ भी। तो उन लोगों की भी जब पोल खुलती थी तो कहते थे पैसे वैसे लेके सेटल कर लीजिए ना। तो मेरे हंसी छूट जाती थी, यदि पैसे लेके सेटल कर लें, ये क्या बात होती है यार। एक बार तो मुझे याद है, मैंने कुछ एक जीके के पॉश एरिया में एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था माइनर गर्ल्स का। तो मैंने उसे बस्ट किया था, स्टार न्यूज़ में मैं काम करती थी। तो वहाँ जब वो बस्ट हुआ तो पुलिस ने बुला करके, पुलिस तो करती नहीं थी ना, उसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी थी। एक तब डीसीपी थी मेघना यादव करके, तो मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन पहली बार एक ऑफिसर ऐसी मैंने देखी थी जिन्होंने स्टोरी में घुसने की जगह स्टोरी को पूरा होने की बात की। मतलब वो जानती नहीं थी हम स्टोरी शूट कर रहे हैं। बाय द वे, मैं तो एनजीओ के साथ गई थी, ऋषिकांत हैं शक्ति वाहिनी से, तो मैं उनके साथ गई थी। मैंने बोला मुझसे पूछना मत कौन सी लोकेशन पे जाना है, मेरा हमेशा पुलिस खेल ख़राब कर देती है, लेकिन पुलिस को ले जाना साथ ज़रूरी है।
कल को फिर कोर्ट वोट में पूछा जाता है। तो आप एनजीओ की तरह चलिए, मैं आपके पीछे बैठी रहूंगी, चुपचाप बताना मत पुलिस को कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मेघना यादव वहाँ बैठी थी, तो उनको बोला कि हमारे साथ कुछ पुलिस वालों को भेजिए और हमारे पास टिप है, एक लोकेशन पर रेड करनी है मैडम। तो वो बंदी ने तुरंत बोली, पुलिस बुलाया उनको, बोला रवानगी की तैयारी करो और जाओ, इनके साथ जाओ, कुछ पूछना नहीं कहना नहीं, बस इनके साथ जाना है। बड़ी टीम हमारे साथ भेज दी उन्होंने। तो एसएचओ उस इलाके का जो था वो आया वहाँ पे, आगे कहता है हमने रेड की, क्लाइंट निकले, लड़कियाँ निकली। तो वो एसएचओ आके कहता है मैडम किसने बताई आपको यहाँ के बारे में? तो मेरे को उसके बारे में पता था जानकारी एसएचओ के लिए। तो मैंने कहा उन्होंने ही बताया जिन्होंने आपको भी बताया था, आप मज़े ले रहे थे, हमने रेड कर दी। तो कहते कि मतलब देखने लायक उसकी शक्ल थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो तब मैं ये कह रही, पैसे वाली बात जो थी ना, तो वहाँ पे लड़कियों को जो उनको पकड़ा था, तो उनके जो दलाल टाइप लड़के थे वहाँ बैठे हुए थे। तो वो हमें कहते हैं मैडम सुनो ना एक सेकेंड। तो मैं क्या है? तो कह रहे कुछ ले दे के सेटल करके ख़त्म करो ना। तो पुलिस सामने खड़ी, मैंने पुलिस वाले को बोला, मैंने कहा देखो ये क्या कह रहा है ले दे के सेटल करो। एंड सीरियसली बताती हूँ मैं आपको, हमारी स्टोरीज कभी भी मैंने 66 स्टिंग की है, किसी भी स्टोरी में मुझे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरी स्टोरी पर सामने वाले को सज़ा हुई, मेरे विटनेस अगर कहीं लिए गए तो वो बिल्कुल सही साक्ष्य थे। मेरी टेप्स हमेशा मेरे रिकॉर्ड में बेस में रखी रहती थी। सालों सालों तक मैं अपनी रॉ फुटेज रखती थी। मैंने कई ऐसी स्टोरीज की थी, लेकिन ये जो स्टोरी है ये सबसे शॉकिंग स्टोरी थी। क्योंकि मुझे लगा, देखिए कहीं कोई टीचर गलत कर रही है तो वो टीचर गलत कर रही है, कहीं और कोई कुछ कर रहा है गलत तो वो एक इंडिविजुअल गलत कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नेटवर्क है। ये नेटवर्क के तौर पे काम भी नहीं कर रहा है, ये तो अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए मेरठ भी घूम रहे हैं भाई साहब, हल्द्वानी भी जा रहे हैं, रोहतक भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग इंटरलिंक हैं, ये सारे कपल। नहीं तो ये कैसे, मतलब ये बाद में इंटरलिंक होते हैं, ये क्या तरीका ये क्या ढूंढते होता रहते हैं था? ना अपने जैसे एक एक करके। अच्छा, वो हाँ, सोशल जैसे मीडिया ढूंढते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं, कोई ना फिर कोई इनका ट्रस्ट फैक्टर कितना पक्का हो जाता है। एक दूसरे पर इतना विश्वास करेंगे, इतना सगे भाई बहन पे नहीं करेंगे, क्योंकि बीवी दे दी ना अपनी। अपनी बीवी जिससे बदल रहा है वो आदमी, उसको विश्वास नहीं करेगा। कितना ट्रस्ट है, सोचिए, चोर चोर मुसर है भाई। तो ये जब करने निकली आप विनीता जी, तो कोई ऐसा किस्सा कि जो सबसे इस स्टोरी में, हमने तो पढ़े ही हैं, दर्शक भी पढ़ेंगे इस बुक को, बड़ा इंटरेस्ट आएगा उनको ये पढ़ने में, और बड़े दिमाग के तार हिल जाएंगे जब इस किताब को पढ़ेंगे कि यार भारत मुझे एक पत्रकार ने कहा कि कान से धुआं निकल गया पढ़ के। मैंने कहा मेरे भी धुआं निकला था तभी लिखी है ये। मतलब मैं इसमें कोई पार्टी नहीं हूँ, जी जी जी, मैं इसमें एक पत्रकार हूँ, मैंने भी देखा और जो देखा वैसा का वैसा लिख दिया। जी जी, आपने पढ़ा, बिल्कुल, मैंने कुछ लाग लपेट नहीं किया है, मैंने एज इट मसाला इज नहीं लिखा। डाला इसको, कुछ वो नहीं, बस जैसा था आपने उसको लिख दिया है, एक मुझे पता चला दस्तावेज बना पहली दिया। बार वाइफ स्वैपिंग पर कोई किताब है ये, मुझे ये पता चला लिखने के बाद। हाँ, इंडियन मुझे नहीं मालूम था कि लोगों ने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं है अभी तक। क्यों नहीं छेड़ा? शर्म आती है अपने समाज की सच्चाई सामने लाने में। क्या पहली बार हो रहा है? 2 दशक से हो रहा है ये। हाँ, 2 दशक से, सॉरी मैंने शूट किया है, उससे पहले से हो रहा है। हाँ, वो तब तो और डिबंक हुई चीज़। अब तो बम्पर फाड़ के हो रहा है, हाँ, अभी तो मतलब इतना हो रहा है। मुंबई में और ये लोग बॉलीवुड रिलेशनशिप में एडवेंचर पा रहे हैं, उसे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लोग सोचते चलिए करते हैं, रिश्ता है ये, शादीशुदा 7 फेरे लेकर के आया है वो, उसको पत्नी को, उसके बच्चों की माँ है जिसके घर से लेके आया, उन्हें कुछ वादे करके लाया है, कहाँ लेके जा रहा है भाई? एक स्टोरी थी इसमें, वो पढ़ के तो मेरा शॉक रह गया कि वो पति अपने मतलब वो खुद कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं भाई मज़े लेता हूँ जब मैं अपनी पत्नी को किसी के हवाले कर देता हूँ। हाँ, वो रोहतक यूनिवर्सिटी जी जी, और एक तो था कि वो मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वाइफ को करवाना चाहता है, वो भी एक है ना, बीमार लोग हैं ना दिमाग से। बिल्कुल। तो मैं कह रहा कोई जो इनमें से कौन सी वो स्टोरी थी जिसे देखने के बाद आपको लगा कि यार ये इससे अलवर वाली क्या था वो, जरा दर्शकों को अरे कुछ। नहीं, मैं नहीं बताती, मैंने लिख दिया, हिम्मत करके लोग पढ़ लें इसे। जी अलवर वाली स्टोरी तो वो महिला बड़ी खतरनाक थी। जी, मैंने कई बार जिक्र किया उसका, मंगलसूत्र पहने हुए, मैंने सिंदूर पढ़ा लगाए है हुए, उसको, मैंने पढ़ा इतना घूंघट, मतलब जिसको ये नहीं पता कि गर्मी में सिल्क की साड़ी नहीं पहननी है, इतना चौड़े बॉर्डर की सिल्क की साड़ी का इतना घूंघट लगा के वो आ रही है, पसीना पसीना अंदर हो रही है, आगे पल्लू उतार के जो बात करना शुरू कर रही है, उसके बाद तो परखच्चे उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने कार में आपके साथ, जैसे किसी ने मिसाइल गिरा दी हो, हाँ, लिटरली। और कार में मिलने आई थी आपसे।
बहुत गंदे दोनों हस्बैंड वाइफ। उफ। तो ये ये जब ये शादी की एसोसिएशन है। सवाल ये उठता है, ये है शादी? नहीं भाई, हमें तो नहीं समझ में आती। हाँ, और सब इसमें मैंने देखा कि कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छे फैमिली, सब कोई प्रोफेसर है, कोई मतलब अच्छी नौकरी करता है आदमी, सब अच्छे, सब और कोई इज्जतदार लोग हैं ये। और कोई ग्रामीण परिवेश से जिसके घर में भैंसें भी बंधी हुई है, जो एकदम लो उससे हैं। इज्जतदार लोग हैं हाँ, ये कोई भी एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते सोसाइटी में। अंदर इनका कितना याराना है कि इतनी बीवी बदल दी, पर सोसाइटी में बाहर निकले तो एक दूसरे को हेलो हाई नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। हमें लेके जा रहा है ना वो सोनीपत वाला अपने घर पे, जब मुड़ के देखना नहीं चाहता हमें, जानता क्या तो हमें हाँ, वो कहता है कि दूर मोहल्ले आया और कहता कि आप हमारे को फॉलो करना और पीछे पीछे आ जाइएगा। उसने ये भी नहीं देखा पीछे मुड़ के कि हम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। कह रहे जीन्स पहन के मत आना। हाँ, ये लिखा है आपने कि बड़ा, क्योंकि गांव के लोग मतलब कहेंगे। ये ट्राउजर पहना हुआ है मैंने, हाँ 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 ये उनकी नजर में गलत है। हाँ और भाई साहब वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ, वो घर अच्छा है। घर में अपनी 7 महीने प्रेग्नेंट बीवी को लेकर के जाने को तैयार है वो शॉपिंग के लिए। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा कि प्रेग्नेंट वाइफ को भी एक्सचेंज करने में उसको कोई वो नहीं है। बहुत बुरे लोग हैं। हाँ, तो ये जब फाइनली जब आपकी स्टोरी चली टीवी पर, फिर क्या हुआ? क्या होता है कि जब टीवी पर ये स्टोरी चली थी तो मेरी बायलाइन नहीं थी। क्यों? इस स्टोरी के साथ, इस किताब के साथ जी 2 दशकों के बाद जी। मुझे इस स्टोरी पर अपनी बायलाइन मिली है। अच्छा, जी वहाँ भी कॉन्स्पिरेसी होगी। बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी कहूंगी मैं उसे। हाँ मैं चूकूंगी नहीं इस बात को कहने से। जी। जिसको जो सोचना है सोचे। न्यूज़ रूम में बहुत कॉन्स्पिरेसी होती है। ऐसी से कॉन्स्पिरेसी होती है कि आप सोचिए 11 महीने जिस स्टोरी पे मैंने काम किया है, एक 25 साल की लड़की 11 महीने एक स्टोरी पे काम करती है अपनी जी जान लगा के। बिल्कुल, और रिस्क है, पूरा रिस्क से लेके। ज्यादा मेहनत दिन रात की मैंने इस पर। 11 महीने पागल, मतलब स्ट्रेस लिया मैंने, इतने इतने रजिस्टर लॉगिन किए मैंने, इतनी इतनी टेप मैंने, इतना पूरा स्टिंग ऑपरेशन सारा खुद शूट किया, सब कुछ पूरी मेहनत मेरी। और जब स्टोरी के लिए 1 साल मैंने वेट किया, कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी, मेरे मल्टीपल ऑपरेशन ऑन एयर चले गए, ये स्टोरी ऑन एयर क्यों नहीं की गई? तो क्या कारण बताते थे कि नहीं जाने देने के पीछे? वो तो वही जाने। या कुछ और डील कब ऑन करना? एयर की पता है? हाँ, जैसे मैंने रिजाइन किया। क्या कोई डील करना चाह रहे थे इसके? नहीं, डील नहीं करना चाहते थे। अच्छा। डील नहीं करना, इससे क्या डील करेंगे? हाँ, इन लोगों के पास उनके आइडेंटिटी नंबर ही नहीं थे, क्या डील करते? इम्पॉर्टेंट ये था, ये लोग मेरे नाम से उसे ऑनर नहीं करना चाहते थे, ओके। क्योंकि वो एक नया रिजीम था, दूसरे चैनल से आया था, तो वो चाहते थे कि वो अपनी कामयाबी दिखा करके चला लें से, या जो भी रीज़न रहा होगा वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। पर मैं तो इस सवाल का जवाब आज भी ढूंढ रही हूँ कि मेरे नाम से क्यों नहीं करना चाहते थे। तो मेरे रिज़ाइन करते ही 1 महीने में स्टोरी ऑन एयर कर दी, जो 1 साल से ऑन एयर नहीं गई थी। तो किस बायलाइन क्या दी फिर? IBN 7 टीम, ओहो। IBN 7 टीम, विनीता यादव का नाम भूल गए, जिसने इतना इस पे काम किया, कैसे दिल मान जाता है? गलत बात है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने फिल्म बनाई और वो फिल्म प्रोड्यूसर ने उठा के रख ली और डायरेक्टर का नाम ही नहीं दिया उस पर, और दूसरे डायरेक्टर के नाम से और उठा करके अपने प्रोडक्शन हाउस से फिल्म ऑन एयर कर दी। और वो डायरेक्टर बेचारा इतना कुछ किया, लेकिन जैसे ही वो अलग हुआ उसको कुछ नहीं मिला डायरेक्टर को। ठीक है ना, कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या वो उसकी क्रिएशन नहीं होगी डायरेक्टर की? वो नाम ना दे, लेकिन आपको पता चले कि बनाई तो इसे एक्स ने थी, तो आपके नज़र में तो वो एक्स का ही नाम आएगा ना, कि यार बनाने वाला तो यही है, जहन तो इसी का है इसके पीछे। उस वक्त मुझे याद है, मुझे आज तक से, मेरे को जब मेरा उसके बाद एक इंटरव्यू होता तो उन्होंने, जब ज्वाइनिंग के लिए कुछ इंटरव्यू की बात हो रही, तो उन्होंने हमें कहा था कि ये स्टोरी आप हमारे लिए कर दीजिए। तो हमने कहा भाई, क्योंकि स्टोरी में 11 महीने का टाइम लगा था, आसान नहीं है एक चीज़ होना। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे वहाँ पर, राणा यशवंत जी का नाम आप जानते हैं। बिल्कुल। तो राणा जी को याद है अच्छे से ये बात, तो वो बोले कि विनीता ये स्टोरी हमारे यहाँ करो। शम्स भी, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, शायद एक बार हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये स्टोरी यहाँ पे करो। मतलब जो सुनता था कान से धुआं निकलने लगता था, लेकिन उन्होंने मेरा नाम नहीं दिया स्टोरी पे। तो 20 साल के बाद मैंने इस किताब के साथ अपनी स्टोरी की बायलाइन ओन की है। तो जब चली फिर क्या हुआ? उस पे हड़कंप मचा? 55 TRP आई थी उसमें। और हड़कंप क्या, बेसिकली लोग, ये क्या है ना, ये किताब भी आज की तारीख में लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रख रहे हैं, अपने करीबी में आपस में चर्चा कर लेते हैं, है ना। अगर आज हम अगर नेताओं को जानते हैं तो मैं किसी नेता के साथ थोड़ी ना इस किताब की फ़ोटो खिंचा करके पोस्ट करने को बोलूँगी उसे।
तो ये ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग चर्चा करेंगे। कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुमने ये किताब लिखी है इस टॉपिक के ऊपर, आज तक नहीं आई है। तो कई लोग क्या है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन खुले में फ्रंट में कभी नहीं आएंगे। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सब फ्रंट में आए। सबका अपना अपना एक प्रोफेशन होता है काम करने का। हम पत्रकार हैं, हमें ये लिबर्टी है कि हम हर मुद्दे पर, हर विषय पर सामने खुलकर बोल सकते हैं। बिल्कुल, हमें ये पूरी पूरी लिबर्टी है। एक नेता नहीं बोल पाएगा उस तरह से जब तक कि कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा ना बन जाए। पर मैं तो कहती हूँ राष्ट्रीय मुद्दे से कम कहाँ है अभी ये, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका फॉरवर्ड जो है वो केजी बालकृष्णन जी ने लिखा है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने आपकी किताब का रिलीज भी किया, विमोचन भी किया। तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये जो मैटर है, कुछ लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे लिखा कि ये क्या विषय है, इस पे क्यों लिख रहे हैं ये वो। तो मैं कहती हूँ कि आप अगर अभी गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपके आजू बाजू में 4 क्राइम होते हुए आपको दिखाई देंगे। तब आप कहेंगे ये क्यों हो गया, अरे वो हस्बैंड वाइफ तो बड़े आराम से रहते थे, उनमें तो बड़ा प्यार था, क्या हुआ अचानक से, वो बीवी ने पति को मार क्यों दिया, ड्रम में डाल दिया। अब ड्रम वाली कहानी अलग है, लेकिन ये वाला जो है मामला, इसमें मतलब आपको अचानक पता लगेगा। जैसे मैंने बताया कि जीके के एक पॉश एरिया में वो जो मैंने रैकेट पकड़ा, तो वो घर के दरवाजे के सामने वाले दरवाजे में जो घर था, ऐसे जैसे आपके कमरे के दरवाजों में फर्क है, इतना ही फर्क 2 फ्लैट के दरवाजों में आमने सामने होता है ना, उसको नहीं पता कि उसके घर के सामने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, माइनर लड़कियां आती हैं यहाँ पर, उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है, उसको नहीं पता। ऐसे ही वाइफ स्वैपिंग में घर में एक छत के नीचे 5 लोग रह रहे हैं, तो 2 को ही पता है स्वैपिंग चल रही है हस्बैंड वाइफ को, बाकी 3 को कुछ नहीं पता। हाँ, मैं बिल्कुल एक पढ़ रहा था और वो पढ़ के तो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि जी घर में बेटियां हैं हमारी, और आपने पूछा उनसे कि भाई तो इनको कैसे पता है, तो बोले नहीं वो कोई नहीं, उनको दूसरे कमरे में भेज देते हैं हम, क्योंकि वो छोटी हैं अभी, हाँ, है ना, वो बड़ी हो जाएंगी तो पूछेंगे नहीं क्या चल रहा है। तो ये लोग इस तरह से बच्चों को डाइवर्ट करते हैं। एक तो कपल है जो कि अपने बच्चों के कमरे का ताला लगा देता है बाहर से, क्योंकि उनके बेटे थे तो वो बाहर ना आ जाए। तो वो कहते कि अगर उनको पता लगा तो हम कहीं मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे, कितना डर है। बच्चों को ताला तक लगाना पड़ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति, आप बताइए मुझे। आपको पता है ना आप गलत कर रहे हो, तभी तो ताला लगाना पड़ रहा है, वरना क्यों ताले लगाएंगे आप। क्या है कि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात मुझे उन महिलाओं के लिए लगती है जो ये करना नहीं चाहती और पति उनसे करवा रहा है। हाँ, एक किस्सा वो उन्होंने कहा कि मैं तो वो अपने इनका पति मर्डर को- कर दूंगी इसका। हाँ, वो अपने पति को सब कुछ मान रही है, पति नाम के व्यक्ति को वो पूरा विश्वास कर रही हैं, इतना विश्वास कि वो अपनी बीवी को एक जिस्म की मंडी में ले जाकर बिना कीमत लगाए उसे बेच रहा है, और वो कह रही है कि मेरा घर बचा हुआ है। हाँ, बस पति खुश रहे। पति, क्योंकि वो अपने पति पे डिपेंडेंट है, कमा के वो खिला रहा है, अब क्या करेगी। इसलिए औरत, ठीक है, मैं कहती हूँ कि औरत हो या आदमी हो, कोई भी हद पार नहीं करना चाहिए ना, और हमारी हदें हम ही तो तय करेंगे, और कौन करेगा। इतना तो करना पड़ेगा। अब कहानियां तो बहुत सारी दुनिया भर की सुनने को मिलती हैं, अब उन कहानियों पे नहीं जाए 1 मिनट के लिए। कि एक हम थोड़े वक्त पहले एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में थे कहीं पर, तो उन्होंने बताया कि कैसे शेख जो हैं लड़कियों का कितने गंदगी से इस्तेमाल करते हैं। अब ये दूर की कहानियां हैं, हम उन्हें दूर छोड़ दें, लेकिन ये तो आजू बाजू पनप रहा है। बिल्कुल, हमारे अपने ये जो वाइफ स्वैपिंग, ये तो आजू बाजू पनप रहा है, इसको कैसे अवॉइड कर दोगे आप। और क्यों ना मैं खुल के बात करूं। बिल्कुल नहीं, ऐसे विषयों पर बात होनी चाहिए। फिर फाइनली मैं आपका भी साधुवाद देती हूँ कि आपने इस विषय को किताब को लिया, इसे पढ़ा, और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप हमारी ही पिच पर हैं जी। नहीं, हमें भी लगा कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये। हम जिस संस्कार की, समाज की बात कर रहे हैं, और जो विवाह जैसा पवित्र बंधन है, ये देखिए समाज की ये एक व्यवस्था है, और ये जो मुद्दा है, ये उस समाज की व्यवस्था को हिलाने वाला मुद्दा है, उसको ख़त्म करने वाला मुद्दा है। तो जो शादी एसोसिएशन को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब देखिए, एक हमारी देश की वो राज्यसभा में सांसद भी है, बड़ी बॉलीवुड से आती है, एक्ट्रेस रही है। अब वो उनके विचार थे कि मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरी पोती को कि वो विवाह करे। ऐसे विचार अब बनने लगे हैं
कि भाई ठीक है वो लाइफ स्वतंत्र रहे, आप स्वतंत्र जी, विवाह करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे विचार बनने लगे और ऐसे प्रमोट किए जा रहा है ऐसे विचारों को कि मैं भाई 1 मिनट के लिए कहती हूँ, कोई जी। ये कह रहा है कि वो विवाह ना करे, वो स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र रहकर वो जो कर रहा है वो उसकी लाइफ है। जी 1 मिनट के लिए वो जी। कम से कम किसी को चीट तो नहीं कर रहा है, किसी को ऐसे सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा है। अगर आप शादी एसोसिएशन में जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए, कम से कम उसको निभाइए। बहुत खूबसूरत है वो, जी बिल्कुल। बहुत मैं भी कह रहा एक खूबसूरत है। व्यवस्था है, उस हमने अपने व्यवस्था माता को पिता को देखा है, हमने अपने रिश्तेदारों को देखा है, शादी में इतना ढोल नगाड़ा बजता है, बारात आती है, शादी करके उस दुल्हन को तुम ला रहे हो, घोड़ी पे बैठ के जा रहे हो मर्द बन के। जी कैसे मर्द हो तुम, वाइफ स्वैपिंग कर रहे हो? ऐसा कैसे? जी। इतना दोगलापन। तो ये फाइनली आपकी स्टोरी चली। तो अमूमन जैसे होता है कि जब आपने इतने 60 से ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशंस और स्टोरीज की, उसका असर हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा हर स्टोरी पे, हर पे। इसका Almost। क्या असर हुआ? इसका असर तो इन दिनों आज भी देख रहे हैं, आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जी नहीं, Actually- तब क्या असर हुआ? कोई मतलब इस पर कोई कमीशन हुआ या कोई यार इसको नहीं, देखा नहीं। जाए, इन लोगों को, उन लोगों का क्या हुआ फिर जो सार्वजनिक हुए? नहीं, वो सार्वजनिक नहीं हुए। अच्छा, और उनका नाम नाम बदल नहीं, कर? नहीं, उनका नाम दिखाई नहीं सकते थे। अच्छा, और उनके चेहरे भी अरे नहीं? वो मर जाते, और सब मर जाते। और चेहरे भी नहीं? नहीं नहीं, कतई नहीं। हाँ आप ये समझिए कि मैंने जब वो चैनल छोड़ दिया था, मुझे पता लगा स्टोरी ऑन एयर जा रही है, तो मैंने राजदीप जी को मेल लिखा। राजदीप, उनके साथ मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, ना ही उनको मुझे लगता है पता रहा होगा कि मैंने ये स्टोरी की है, क्योंकि हमारे बीच में जो लोग थे जी उन्होंने देरी की, उन्होंने किया जो किया। ही इज़ नॉट इन दैट, मैं उनको कोई वो नहीं, मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूँगी कुछ भी, क्योंकि उनका लेन देन इससे नहीं लगता है। लेकिन पूरे चैनल की जिम्मेदारी उन पर थी, तो उन पर विश्वास करते मैंने एक मेल लिखा कि अगर ये स्टोरी ऑन एयर जा रही है मेरी एब्सेंस में, क्योंकि जब ये ऑन एयर करने जा रहे तो मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने फ़ोन करके बता दिया जो चैनल में थे कि तुम्हारी स्टोरी ऑन एयर कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट से मेल लिखा उनको और कहा कि ये स्टोरी मेरी एब्सेंस में ऑन एयर जा रही है, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील ना हो, क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील हुई तो ये लोग सुसाइड कर सकते हैं। एंड दे हैव रिटन अ लेटर लाइक दिस। ओके, तो जब मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली लिया, राजदीप जी ने, राजदीप सरदेसाई, उन्होंने इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने सारे फ्रेम जो है वो ब्लर करा दिए। मुझे नहीं पता चैनल के अंदर क्या डिस्कशन हुआ, पर मैंने ये देखा कि सारे फ्रेम ब्लर थे, पूरे ब्लर थे। तब तक ब्लर नहीं थे जब हमने एडिट कराई थी, तब हमने चेहरे ब्लर किए थे। हमने ये ध्यान रखा था कि हम उस स्टोरी में दिखा सकें कि जिन लोगों से हम बात करें उनके घर में पीछे चारपाई खड़ी है, पीछे एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, हम ये दिखाएं कि वो जगह कैसी है। लेकिन ये तो इतना इनको लगा कि पत्रकार भी इसकी यहाँ है नहीं, एब्सेंस में स्टोरी जा रही है, पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन इन्होंने उसे पूरा ब्लर कर दिया। फ्रेम मुझे आज भी याद है, तब मोटे मोटे वो टीवी हुआ करते थे, एलईडी स्क्रीन्स नहीं होती थी। तो जब ये ऑन एयर गया तो नीचे पट्टी चल रही थी लिखी हुई, सिर्फ सबटाइटल टाइप की। तो सबटाइटल में जो चल रहा था उसमें जो लिखा था उसी से 55 टीआरपी आई थी। लोगों को ये शॉकिंग लगा। देखिए असर क्या होता है ना, ये जहन पर होता है, ऐसा नहीं होता। अब इसको आप एडल्ट्री, लेकिन उन लोगों ने देखा होगा अपने आप, तो उसके बाद वो शायद वो रुक गए होंगे। नहीं, वो तो पहले से जान रहे थे मैं पत्रकार हूँ, तो वो तो डरे हुए थे भाई, पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, कोई सुसाइड लेटर लिख रहा था, ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो रुक गए होंगे शायद इस स्टोरी के बाद वो। ऑब्वियसली रुक जाएंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई ना, किसी को पता ही नहीं वो लोग कौन थे उस फ्रेम में। जी, उनकी आवाज़ गई, जी, उनकी आवाज़ गई, उनका नीचे सबटाइटल लिखा हुआ है, वो जो बोल रहे हैं वो नीचे लिखा हुआ है। जी जी जी, वो मतलब पूरे ट्रांसक्रिप्ट किया हुआ है उससे, तो वो जा रहा था उसमें। तो लोगों को पता चल रहा था कि हाँ ये लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ उतने से इतनी टीआरपी आई थी। तो असर यही है, कितने लोगों ने उसे देखा था, इतने लोगों ने उसे जाना था कि समाज में चल क्या रहा है। अच्छा ये बताइए कि समाज में कुछ चल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, मुझे सामने खुले में लेकर आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है भारत में, इसके पीछे मतलब क्या मनोविज्ञान आप पढ़ पा रही थी जब कर रही थी, कि क्या साइकोलॉजी है जो चल रही है इसके पीछे? देखिए ऐसा है, क्या मतलब एक पश्चिम का प्रभाव था, जैसे हम कहते हैं कि पश्चिम का, क्योंकि उसमें एक केस आपने दिया भी है कि फॉरेन में वो नौकरी करता था और वो वहाँ से आया और वहाँ उसने इस शब्द को सुना, देखा और वो लेके आया यहाँ, फिर अपनी वाइफ को बड़ा कन्विंस किया उसने, वो तैयार नहीं हो रही थी लेकिन उसको ज़बरदस्ती करके उसको कन्विंस किया। पश्चिम का प्रभाव है इसमें। क्या होता लेकिन है, जो ग्रामीण लोग थे उनको कैसे पता चला, जो आप बता रहे कि वो वहाँ ये तो सब एक एक करके जुड़े हुए थे ना, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का, कोई किसी सर्कल में कुछ फन के लिए जुड़ा हुआ है, पता लगा कि
सर्कल में क्या बेसिकली किसी कपल से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है कि चलो कुछ फन करते हैं टाइप्स। अब पता लगता है कि ये भी एक चीज़ है जिसमें इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। धीरे धीरे करके अपनी बीवी को मनाते हैं, फिर बीवी कई बार नहीं मानती है तो पति नाराज हो जाता है कि ऐसे थोड़ी होता है, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, तू और मैं खुश रहेंगे हमेशा। हमारे घर के अंदर ये एक रिश्ता अच्छा मजबूत हो जाता है। लोग ऐसा करते हैं, उनके थोड़ी ना कुछ हो जाता है। इतने अच्छे घर के लोग भी हैं जो कर रहे हैं, हम भी तो उन्हीं वैसे अच्छे घर के लोग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी भी तो बीवी आ रही है, वो कैसे हाँ कर देते हैं। ऐसे करके ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे करके और धीरे धीरे फिर वो औरत तैयार हो जाती है। अब वो तैयार हो गई, एक कपल तैयार हो गया, फिर दूसरे कपल की बारी, फिर तीसरे से मिलते हैं, फिर चौथे से मिलते हैं। और फिर वो आदत में शुमार हो जाता है। फिर आपके लिए तो ऐसे होता है कि भाई रोज़ की ये बात हो नशा गई। है उनके लिए, गंदा नशा है। तो फाइनली ये मैं तो ये सवाल जी, करती हूँ कि जी। एक आदमी जो अपनी पत्नी को, जो अपने घर की इज्जत समझता है ना, कि इसको कोई हाथ ना लगा दे, इसकी तरफ कोई देख ना ले, वो कैसे ले जा रहा है उसे? मेरा तो सवाल आज भी है। नहीं बिल्कुल, और हमने बताया वो बाराबंकी की घटना थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो दो दोस्त वाला। बाद में देखिए कि वो लड़ रहा है कि नहीं मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए। कैसे ले जा रहा है बताओ अपनी पत्नी को, फिर उसे चाहिए वापस हाँ वही। वापस चाहिए कि वही चाहिए मुझे, और मेरी वाली यार तुम तुम्हारी ले लो, मेरी वाली मुझे दे दो। कि वो, क्योंकि वो उसने कहा कि नहीं जी अब तो हमें वही अच्छे लगने लगे, हम उन्हीं के पास रहेंगे। तो वो अब बताइए, हाँ, मतलब मोहब्बत बिल्कुल उसको दूसरे की पति से हो गई, बिल्कुल। उसकी पत्नी को दूसरे के पति से मोहब्बत हो गई, हाँ, अब वो उधर जाना चाह रही है। हम्म। तो मतलब इन लोगों में जाना नहीं चाह मोहब्बत रही, आ है। ही नहीं रही लौट के। तो बेचारा वो पुलिस थाने ही पहुंच गया। तो पुलिस वाले भी बड़े क्या करे ऐसे केस में। वो फिर आप बाराबंकी सोचिए में जिस फिर पत्नी से पंचायत मोहब्बत बैठी, है। उसमें पंचायत बैठी और फिर मामला तो फाइनली मतलब क्या हुआ बाद में हमें वो पता नहीं चली आप हमें रिपोर्ट। बता देते, इस जी किस्से को भी हम डाल ही देते। जी जी जी। बहुत है। केरल में एक पकड़ा गया था, आपको पता ही होगा। केरल में जिसमें 1000 मेंबर्स थे। छोटा मोटा 1000 मामला नहीं सोचिए, था। 1000 1000 सोचिए। मेंबर्स थे हम तो उस। कह रहे हैं बहुत हाँ, लोग बढ़ चुके हैं। और उसमें 27 साल की एक लड़की थी, केरल की 27 साल की लड़की, वो हाउसवाइफ थी। उसको स्वैपिंग के मामले का इसका खुलासा किया था उसने, और 6 लोगों का ग्रुप रंगे हाथ पकड़ा गया था तब ये। और एक वो ऑनलाइन सेक्स एक वाइफ स्वैपिंग मामला चलाते थे, और उसके 1000 मेंबर्स थे सोचिए ये। और इसको कौन से साल की घटना है? ये साल शायद 2017 या 19 ऐसा कोई है। सोचिए हाँ, ये हमने 2017 में एक उड़ीसा में एक उद्योगपति का बेटा भी पकड़ा गया था, आपको याद होगा। उसने, उसकी बीवी ने खुलासा किया था कि ये भाई मुझे अब आप सोचिए कि 2006 में मैंने ये स्टोरी की थी, हाँ, उसके बाद कितने केसेस आपने गिना बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल कितने ये लोग सोशल मीडिया पे हाँ, अवेलेबल हैं। और इसमें सारे जो ये 1000 जो लोग थे, केरला वाला मामला, उसमें गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग शामिल थे, हाँ। प्रोफेशनल्स थे, और एनआरआई बिजनेस। वैसे मेरी किताब गवर्नमेंट सर्कल में चर्चा में है। हाँ, बॉलीवुड में भी चर्चा में होगी, वहाँ पे भी हाँ। चर्चा होगी। तो ये हो गई स्टोरी, आ गई चल गई, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद नहीं, आपने असर होता है, जहन पर असर होता जी है। जहन पर हुआ। फिर अब आपने किताब अब लाई, तो अब किताब आने के बाद मार्केट में जाहिर सी बात है जैसे हम जैसे लोग इसको पढ़ रहे हैं। और जब हमने देखा, मतलब मैं किताबों का शौकीन हूँ तो मैं किताबें देखता हूँ। तो मैंने देखा तो मेरे सामने ये टाइटल आया तो मुझे लगा कि यार ये क्या है। तो फिर मैंने आपका नाम देखा, मैंने कहा ओहो। तो मैंने फिर सीधा आपको फ़ोन किया, और ऐसा संयोग हुआ कि आप आ गई और इस पर अरे ज़रूर, बातचीत भी क्यों होगी। और उसी दौरान मैंने फिर ये किताब मंगा कर इसको पढ़ा, तो मेरा तो दिमाग से वही बोले कान से धुआं, मेरा दिमाग के तार हिलने लगे। और मैंने कहा कि ये हो रहा था इस देश में। फिर मैंने इस विषय पर रिसर्च किया। तब तक मैं क्योंकि जिस विषय के बारे में सोचेंगे नहीं हम तो उस पर जाहिर है, फिर मैंने रिसर्च किया तो ये डेटा मेरे सामने आया। फिर एक सर्वे भी मेरे सामने आया, जो मैंने सर्वे का डेटा निकाला है कि भारत के मेट्रो शहरों के करीब 27% कपल्स इन गतिविधियों में शामिल हैं। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। 27% महानगरों के, ये एक सर्वे किया गया इस विषय पर, तब ये सामने आया। और आप बताइए, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, बताइए क्या टॉपिक लिया है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ तो बहुत साधुवाद कर रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं मैं उनसे पूछती हूँ, ये 27% का मतलब समझते हैं? 27% कपल इसमें है, इन्वॉल्व और उन्होंने आज तक एक भी कपल नहीं देखा। कैसे देखते तो सब हैं, पता नहीं होता कौन है। मेरे को तो ये 11 महीने स्टोरी करने के बाद इतना मेरा जहन चला गया था इन चीज़ों को, मैं 2 मिनट में कैच कर लेती थी। कि मैं कहीं किसी कॉफ़ी शॉप में बैठी तो मैं सामने देख के बताती थी ये वाइफ शॉपिंग वाला कपल है, ये अब आए हैं ऐसे ऐसे, जाएंगे ऐसे ऐसे, अच्छा, आप देख के मतलब देख के बता देती थी मैं। तो आज भी
पता चल जाता है, देखते हैं अब तो? मेरा जहन उधर नहीं जा रहा। किताब आई है क्योंकि तब दिमाग में बहुत, आप समझिए ना, जी। मैं मतलब अचानक से मैं देख रही हूँ इतने दिन, इतनी स्टोरी कर रही हूँ, और देख देख के बॉडी लैंग्वेज इतना आदत हो जाती थी, तो मैं समझ जाती थी। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन में ज़रूर मतलब मुझे ये था कि मैं अपना फ्रेम मिस नहीं कर सकती थी। फ्रेम मेरा, आप आँख पे पट्टी बांधी, मेरा फ्रेम मिस नहीं होगा। क्या बात है। तो ये तो हो गई इस बुक की बात। आपका जर्नलिज्म भी बड़ा वैसे रहा, 60 से ज़्यादा आपने बड़े विषयों को। एक सवाल जो है, मतलब इसको ख़त्म करने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जर्नलिज्म आपने उस दौर में किया, और इस दौर में भी आप पत्रकारिता कर रही हैं, तो बड़े सवाल उठते हैं। आपको क्या फ़र्क महसूस होता है उस दौर की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में? कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या? बस ये है कि कुछ लोग तो तब भी थे जो सरकार की तरफ इंक्लाइन थे, मतलब झुकाव रखते थे। पर उस वक्त लोगों ने, सोशल मीडिया का फ़र्क है, उस वक्त लोगों ने उन पर उतनी कीचड़ नहीं उछाली थी, हालांकि योगदान उनका भी था। इस देश की पत्रकारिता में धब्बे लगाने में उनका भी योगदान था, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब हिसाब होगा तो सबका आएगा नंबर। तो उसमें आज जिनके नाम लिए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने आज और ऐसा किया, तो कुल मिलाकर के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो कुछ नाम हैं इस देश में जिन्होंने हदें पार कर दी, लेकिन वो 2% टाइप के लोग हैं, ठीक है। और वो 2% लोगों पर ही हमारे देश की 140 करोड़ की जनता अपना फैसला कर लेती कि चौथा स्तंभ बिक चुका है। नहीं बिका है भाई, बता देते हैं। बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं जिनमें देशभक्ति है आज भी, जो आज भी अच्छी खबर करते हैं। वो बात अलग है कि जो उनके ऊपर बैठे होते हैं उसकी नीयत पर फर्क पड़ता है कि वो कैसे उस चीज़ को आगे आने देगा। तो बेहतर है कि ये, वो पत्रकार तो बेचारा आज भी जूझ रहा है, आज भी सच लाने के लिए सड़क पर दौड़ के काम कर रहा है। आज भी मैं कितने सारे पत्रकारों को, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जो अंदर किलस कर रह जाते हैं। उसकी कौन कहानी बताएगा? जो सोशल मीडिया पे एक फहरिस्त में सबको नाप लिया जाता है। आज मैं ये कहूँ कि सरकार ने ये गलत काम किया तो कहेंगे ओहो ये तो इनके खिलाफ बोल रही है। आज मैं एक ट्वीट में दूसरे में लिख दूँ नहीं सरकार ने ये ठीक किया, लेकिन इस पर ऐसे थोड़ा, अब दूसरा कहेगा ओहो ये तो सरकार की चमची हो गई, बिक गई। भाई मेरा काम, सरकार अगर कोई काम कर रही है तो उसके बारे में बताना है, बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार वो काम नहीं कर रही है तो भी मेरा काम उस बारे में बताना है। दोनों ही बारे में बताना है मुझे। हाँ, ये है कि मेरी फ्रीक्वेंसी हर वक्त एक तरफा नहीं जा सकती। हमेशा सिर्फ एक बुराई करते रहना या हमेशा तारीफ करते रहना नहीं जा सकती, वो मिक्स हो सकती है। जो पत्रकार आज खुद को बहुत बड़े, ये कहती हूँ मैं, कि क्रांतिकारी भी बता रहे हैं, क्या उन्होंने मलाई नहीं काटी? खूब मलाई काटी है उन्होंने। कैसी बातें करते हैं वो? ठीक है, दौर है, सबको पता है कि मैं आज जिसे कहते हैं ना, मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। ये सब रोल प्लेयर हैं, सब रोल प्लेयर हैं। आप मुझे बता दो कौन ऐसा पत्रकार है जो घर में बैठा हुआ है जिसने पैसा नहीं कमाया, और उनकी बात कर रही हूँ मैं जो परसेप्शन मेकिंग में काम कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया और आज भी ये परसेप्शन मेकिंग में पैसा नहीं कमा रहे, कमा ही रहे हैं। मैं कहती हूँ 1 मिनट के लिए उनको कहो कोई पैसा मत लो, कर दो अपने यूट्यूब के पैसे दान, मत लो तुम पैसा। देशभक्ति कर रहे हो ना, सरकार पे सवाल खड़ा करते हो, तो एक काम करो, तुम पूरी तरह से हर चीज़ की रिपोर्ट को जेन्युइनली आप बिल्कुल देश के नाम करके चलो। आपको पता लगेगा कि देखिए कई चीज़ें हैं गलत, तो गलत पेश करो, मतलब देखिए गलत कर रहे हैं, है ना, अगर वो सही है तो उसे सही पेश करो। पत्रकार के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है जो किसी भी हाल में बिक नहीं सकता, और जिसका बिक रहा है वो पत्रकार नहीं है, चाहे वो पिछले कई सालों से अपनी पत्रकारिता कर रहा हो, मैं ये मानती हूँ। तो ये सोशल मीडिया का दौर, क्योंकि उस वक्त जब आपने शुरू की पत्रकारिता या आपने की और हमने भी जब की, तब डिजिटल मीडिया का इतना दौर नहीं था, तो लोग कह नहीं सकते थे, खुलकर बात नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि सबके पास एक हथियार है कि भैया चल यार, तू नहीं दिखाएगा ना मेरी बात, मैं लिख के डाल देता हूँ तो लोग देख ही लेंगे। इसके फ़ायदे भी है, इसके नुकसान भी है। हाँ, बहुत खूबसूरत भी है ये, अच्छी बात है। हम लोग उसमें जब रिपोर्ट्स नहीं जाती थी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक रिपोर्ट की थी महामंडलेश्वर बनाने में, मुझे 50 लाख रुपए मुझसे मांग रहे थे, और वो रिपोर्ट ऑन एयर नहीं गई थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। मेरी कई रिपोर्ट्स हैं ऐसी, और
एक पार्टी के ऊपर भी मैंने उनकी योजना के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अपनी टीम से कराई थी और चिथड़े उड़ गए थे उसमें उस योजना के। तो मेरे को कोई लेना देना नहीं था उस पार्टी का, ना मेरे मतलब मेरे। लेकिन जब हमने मुख्यमंत्री को मेल लिखा कि भाई हम ऐसे ऐसे ये स्टोरी ऑन एयर करने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से बाद में जो सेटलमेंट हुआ, आप ये मानिए कि प्रोमो ऑन एयर हो चुका था, स्टोरी ड्रॉप हो गई। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, प्रोमो ऑन एयर ड्रॉप हो जाती है। तो ये महामंडलेश्वर भाई साहब भी, इन्होंने मेरे को महामंडलेश्वर बनाते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, तो इन्होंने पैसे से डील किया था। तो ये मैं जैसे मेरा पता लगा कि भाई मैं पत्रकार हूँ, ये सारी कहानी, तो इन्होंने पता नहीं क्या डीलिंग की ऑफिस में कि उसके बाद ये मेरे स्टूडियो में बैठे हुए थे ऑफिस के। मैं किसी और शूट पे थी, मैं देख रही हूँ अरे इसका तो 4 दिन पहले मैं स्टिंग कर रही थी, मेरे स्टूडियो में बैठा है बंदा, प्रवचन कर रहे हैं। वो कभी नहीं आया जो स्क्रीन पर, वो अचानक उस स्क्रीन पर बैठ करके बहस में हिस्सा ले रहा है। क्यों ले रहा है? डील हो गई। अब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ तो हुआ होगा तब तो। मैं कहती हूँ ऐसी स्वैपिंग की तरह दोगली बात करने वाले मीडिया में भी हैं जी, जो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, दिखाएंगे कि हमने बड़ी अच्छी पत्रकारिता की है, लेकिन अंदर सब काम कर लेते हैं। भ्रष्ट है चीज़ें, तो क्या करेंगे उसमें। खैर चलिए, बड़ी अच्छी बात रही। अंतिम जाते जाते, क्योंकि आपकी आलोचना भी हो रही होगी जैसे आपने बताया इस पुस्तक को लाने के लिए, जैसे मैंने भी एक प्रश्न आपसे पूछा कि भाई ये लाकर क्या प्रचार नहीं कर रही है इस बात का, तो ऐसी आपकी आलोचना भी हो रही होगी, तो और आपको तारीफ भी मिल रही होगी, तो दोनों की जब आपके सामने आ रही तो आपका रिएक्शन क्या है इस पर? आप देखिए, ऐसा है कि आप किसी जो तार होता है ना बिजली का, आप जब उसे छेड़ेंगे तो कुछ तो असर दिखेगा, झटका लगेगा, तो कुछ लोग तो बोलेंगे, क्योंकि ये आसान टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं किसी ने आज तक इस बारे में किताब लिखी? पहली बार क्यों है मेरी किताब? मैं तो नहीं सोचा था पहली बार होगी, तो मुझे बाद में पता चला कि किसी ने लिखा ही नहीं। अरे बाप रे, मैंने क्या लिख दिया, मैंने ऐसा वो टॉपिक लिख दिया जो मतलब इतना झंझोड़ गया। मेरी नज़र में तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो समाज में सामने आनी चाहिए थी, मैंने तो इतना ही सोचा, इससे ज़्यादा तो नहीं सोचा। बाकी लोग आलोचना करें या मुझे ये कहें कि तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, तुम इसे सामने लेके आई, ये उनका लोकस है। मेरा काम था सच को सामने लाना, और मैंने ला दिया। अभी समाज को सोचना है कि एक बीवी जो 7 फेरे ले करके आ रही है, उसकी इज्जत की रक्षा कौन करेगा? उसके पति को ही करनी चाहिए ना। अगर वो नहीं कर रहा है तो घोड़ी पे बैठ के जाना बंद कर दे। ये बहुत ये जब हमने पढ़ा तो हम वाकई में हतप्रभ रह गए। और इस देश में क्या हो रहा है, संस्कार वाला देश हम बात करते हैं, हम हमारे विश्वगुरु होने की बात करते हैं, हम हमारे संस्कारों की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि पश्चिम हमारा अनुकरण कर रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि पश्चिम हमारा अनुकरण करे, ये ठीक है, हम पश्चिम का अनुकरण न करें। और ऐसे मामलों में और कुछ तो हम अपना भी एक ज़मीर होता है, हम कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा है कमरे के अंदर, लेकिन हम और आप तो देख ही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर जब ये चीज़ खुलती है तो आप कहते हैं कि नहीं यार, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहीं हम आत्महत्या कर लेंगे या जो तमाम तरह की बातें। आत्महत्या कर लेंगे लेकिन आत्मा से सवाल नहीं करेंगे। आत्मा से सवाल नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका विनीता जी इस विषय पर बात करने के लिए हमसे। और हमने कोशिश की, बहुत हैरान परेशान करने वाली ये पुस्तक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी इसके अंदर के जो वाक़ये हैं वो आपके दिमाग के तार हिला देगी कि इस भारत देश में ऐसा हो रहा है कि जहाँ एक पति जो अपनी पत्नी को ये वादा करके लेकर आ रहा है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, वही अपनी पत्नी को किसी दूसरे के हवाले कर दे रहा है बिना ये सोचे कि वो उसके साथ क्या करेगा। तो बहुत हृदय विदारक किताब है, पढ़नी चाहिए लेकिन सबको, ताकि समाज में एक जागृति आए, इस विषय पर बातचीत हो। और ऐसे जो लोग हैं अगर ये सोच भी रख रहे हैं तो उनकी सोच बदले, ये इस बातचीत का हमारा मकसद था और इसलिए हमने इस बातचीत को, इस किताब के बारे में बातचीत को किया। बहुत बहुत आभार आपका विनीता जी। आपको ये एपिसोड हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और किसी विषय पर आप इस तरह के हमारे पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं। नमस्कार।